क्यों आपने सोचा कि मुझे विपश्यना करना है? मेरे सामने क्या क्या समस्याएं थी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं 3-4 घंटे तक कुछ ना खाना खाऊं जी। तो मेरे सर दर्द होने लग जाता है और हेडेक हुआ तो फिर क्या मेडिटेशन क्या कुछ, और फिर कॉपी नहीं, किताब नहीं, अखबार वाले हैं। अखबार वाले हैं, हमें आदत है। तो विपश्यना की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी कोर्स का कोई भी पैसा नहीं है। मैंने स्पिरिचुअल कोर्स पहला ऐसा कोर्स देखा जिसमें एक पैसा भी नहीं लिया जाता। आश्रम एकदम सादा, मिनिमम सुविधाएं वाला है, लेकिन सफाई है, उसमें कोई प्रॉपर प्लग नहीं है। हम लोग गए थे मई में जी। मई की गर्मी में, सिर्फ पंखा है, शाम को नाश्ता था। तो मुझे पता था कि अगले दिन से खाना जो है 5 बजे के बाद, तो मैंने 5 बजे ठूस के कर दी। 8 साढ़े 8 बजे लाइटें बंद, आपको नींद आए ना आए 4 बजे आपको उठ जाना है। पहले 2-3 दिन तो मेरे इतने टफ थे कि मैंने कहा कहाँ आ गया, क्यों आ गया, भाग जाऊं। जो घुटने दर्द कर रहे थे वो धीरे धीरे कैसे मैजिकली तीसरे चौथे दिन खत्म हो गया। मैंने कहा कमाल हो गया। वहाँ टहलने की खास बात यह है कि आप टहलेंगे तो अपने जमीन की तरफ देख के टहलना है, मतलब कि आंखों से इशारे भी नहीं करने, देखना भी नहीं, ताकि आपके मन में भावना आए। रोज एक लिफाफा पॉलिथीन में मच्छर को प्यार से पकड़ना और ले जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि मच्छर मेरे यहाँ बैठा और मैंने ऐसा कर दिया, वो मर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं तो इतने दिन से बड़ी सफलतापूर्वक मच्छर को नहीं मार रहा था, और ये क्या कर दिया मैंने। तब मेरे सामने एक जो गुत्थी होती है चेतन और अवचेतन मन, उसकी सामने आई। जब भी हम ना बैठते हैं मेडिटेशन में, पहले तो बाहरी चीजें परेशान करते हैं, फिर उसके बाद मन के लेवल पे आता है। जब मन के लेवल पे आता है तो आप देख के हैरान होते हैं कि क्या क्या थॉट आ रहे हैं, इतने गंदे थॉट आ रहे हैं। पहला चमत्कार तो यही हुआ कि पहले 3 दिन तो मैं कह रहा था मैं भाग जाऊं, यहाँ मैं कहाँ मुसीबत मोड़ ले ली, ये मेरे बस का नहीं है। और कहाँ मैं तीसरे चौथे दिन मैं कहने लगा कि ये खत्म ही ना हो। 7वें 8वें दिन देखा कि मेरे यहाँ पे बीचों बीच इस एरिया में एकदम कोई चीज़ उठ गई है, और यहाँ इतनी बड़ी जिंदगी में ना तो पहले कभी हुई ना बाद में कभी हुई। यहाँ पर कुछ सेंसेशन सी यहाँ पे हो गई, और जो कि 3-4 दिन बाद वो बाद में अपने आप अंदर हुई। किन लोगों को विपश्यना नहीं करनी चाहिए? कहते हैं ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को आप तभी बेहतर तरीके से बता पाते हैं, समझा पाते हैं, जब आपने खुद उसे जिया हो। विपश्यना के बारे में हम सब ने सुना होगा, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इसे करना बहुत मुश्किल है। ये जो 10 दिन होते हैं ज़िंदगी के आपके, ऐसे होते हैं जब आपके पास ना मोबाइल होता है, ना किताब होता है, ना किसी से संपर्क होता है, और सबसे बड़ी बात, जहाँ हम सब लोग इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, लगातार मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना होता है, यानी एक चुप्पी रखनी होती है। मुश्किल लग रहा है ना? तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी बारे में है। आज हमारे खास मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं राजेश मित्तल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो राजेश जी का जो अनुभव रहा विपश्यना का, वो हम जानेंगे, समझेंगे, क्या कठिनाई ये भी ज़रूर उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ। राजेश मित्तल जाने माने पत्रकार हैं, बहुत लंबे वक्त तक नवभारत टाइम्स के संडे एडिशन के संपादक रहे, और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने इनके सानिध्य में काम किया है। आज हम उनसे ये जानेंगे कि बतौर पत्रकार एक संपादक होना या रहना, उस जिम्मेदारी को निभाना ज़्यादा मुश्किल रहा, या फिर सर विपश्यना करना? देखिए, विपश्यना जो है वो एक तो मैंने एक टाइम का है वो कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स, लेकिन वो क्या लगातार जारी रहा? क्या वो मैं आज भी कर रहा हूँ? नहीं, मैंने वहाँ कोर्स करने के कुछ दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन जो अखबार का काम है वो मैंने 37 साल तक किया। और उसमें कई बार अग्नि परीक्षाएं होती हैं, कई बार तनाव होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। प्रियंका आप तो जानती ही हैं, उन सबसे गुजरी हैं। जी। तो जिंदगी की डगर काफ़ी कठिन मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मुश्किल डगर है उसी में मज़ा है चलने में। अगर सीधी सरपट हो जाए तो फिर तो बात उतना मज़ा नहीं आएगा। ये तो है ही है। जी। गुलाब के साथ कांटे होते हैं, तभी तो गुलाब की खूबसूरती है पूरी। बिल्कुल। लेकिन विपश्यना के बारे में खास तौर पे ये कहा जाता है कि एक मुश्किल है इसे करना, क्योंकि जब आप पहली बार करने जाते हैं या आप उस जगह पे करते हैं, वैसे तो आप ही बताएंगे कि होता क्या है एक्चुअली, लेकिन जितना हमने सुना है वो यही जाना है कि 10 दिन तक आपको रहना होता है, पूरी दुनिया से कट कर रहना होता है। लेकिन ये बताया कि इतना मुश्किल होता है, तो आपने क्यों आपने सोचा कि मुझे विपश्यना करना है? क्या कि कोई प्रेशर था, किसी से आप इंस्पायर्ड हुए, या आपको लगा कि चलो कर लेते हैं, एक अनुभव है, देखते हैं कैसा होता है?
असल में प्रियंका, मुझे ना बचपन से ना अध्यात्म में बहुत रुचि रही है। मैंने बचपन में तरह तरह के योग किए हैं, योगासन करता था, भारतीय योग संस्थान के में जाकर वहाँ क्लासे करता था और क्लासे लेता भी था। अच्छा। फिर मैंने 87 में श्री रविशंकर, जब उन्होंने शुरुआत ही की थी, उन दिनों उनसे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किए और भी तरह तरह के कोर्स किए। 87 बहुत पहले, लगभग 37 साल पहले, 38 साल पहले। तब वो खुद ही सिखाते थे क्या और घूम घूम कर सिखाते थे। तो मुझे लगता है तो आप तो उन चुनिंदा लकी लोगों में से हैं जिन्होंने खुद श्री रविशंकर से सीखा है। बिल्कुल। तो मेरा अध्यात्म में रुचि रही है। तो मैंने बरसों से सुना हुआ था कि ये विपस्सना बहुत ही एकदम जीवन को बदलने वाला अनुभव है। तो अध्यात्म में रुचि रही है और जीवन में बदलने वाला अनुभव है, मुश्किल है और चुनौती है। तो सोचा इसको किया जाए और कई साल तक मैं सोचता रहा कि करूँगा। फिर मेरी एक मित्र हैं, उनका भी प्रोग्राम बना, तो उनके साथ ही फिर उन्होंने बुकिंग करा दी थी, तो ये कोर्स किया। तो जब आपने कहा होगा घर में कि मैं विपस्सना करने जा रहा हूँ, 10 दिन तक घर परिवार सबसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई संपर्क नहीं होगा, घर से रिएक्शन कैसा आया? घर में उनको पता ही है कि मेरी अध्यात्म में रुचि है और ये अगर अध्यात्म का काम है तो अगर जाना है तो उसको जाना ही है। तो उस तरह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ओके। तो लेकिन एक चीज़ बताइए कि डर तो होता ही है ना थोड़ा सा, जितना मैंने तो सिर्फ सुना है, किया नहीं है, या कुछ लोग के अनुभव पढ़े हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं ना बहुत सारी एप्रीहेंशंस होते हैं, आशंकाएं होती हैं बहुत सारे, एक तरह का डर होता है कि भाई कैसे होगा, इतने दिन तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप जो है एकदम एक टाइम पे आपको खाना वाना मिलेगा, वो सब तो डिटेल में आप बताएंगे। लेकिन एक होता है कि आप किसी से कांटेक्ट में नहीं है और आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुप हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन। तो कैसे तैयार किया खुद को? जब मैंने विपस्सना का मन बनाया तो मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में जाना जाए। तो मैंने ये कोर्स किया 2015 में। ठीक है। तो मैंने इंटरनेट पर जगह जगह उसके बारे में सर्च किया, तो यही पता लगा कि उसमें मोबाइल भी नहीं रहेगा, उसमें आपको कुछ लिखने का भी नहीं, पढ़ने का भी नहीं। अच्छा, कॉपी पेन भी नहीं होता? कुछ भी नहीं अलाउड है। तो अब मेरे सामने क्या क्या समस्याएं थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये था कि आपको 5 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। शाम में 5 बजे के बाद तो पूरा मुझे लगता है 9, 10, 11 बजे सोने वाले हम लोग होते हैं नॉर्मली, वो भी जब जल्दी सो गए तो 6-7 घंटे का गैप। बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ और भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर मैं 3-4 घंटे तक कुछ ना खाना खाऊं तो मेरे सर दर्द होने लग जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हेडेक होगा, तो फिर गया, और हेडेक हुआ तो फिर क्या मेडिटेशन क्या कुछ। तो मैं कई बार व्रत रखने की कोशिश करता हूँ, तो 3-4 घंटे बाद हेडेक होता है, तो फिर वाइफ कहती है नहीं आप खाना खा ही लो। तो मैंने कहा ये बड़ी मुश्किल होगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मोबाइल, अभी कोई घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, घर में कोई ज़रूरत है, आपको अटेंड करनी है, तो क्या होगा? ये बड़ी दिक्कत थी जी। और फिर कॉपी नहीं, किताब नहीं, अखबार वाले हैं हमें आदत है। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि जो भी है किया जाए, करना है तो करना है। तो फिर फाइनली आप क्या क्या अपने साथ लेके गए? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पहले तो बताएं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन? उसमें ऑनलाइन होता है, और चूंकि ये वाला पार्ट मेरी फ्रेंड ने किया था तो मुझे उसका ठीक है, आई थिंक वेबसाइट, हाँ वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और कुछ वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है। ठीक है। सबको बुला लेते हैं ऐसा कुछ, या कुछ लोग ऐसे मिले जिनका कि नहीं हम कई साल से वेट कर रहे थे हमारा नंबर? नहीं, नंबर तो सबका आ जाता है। ठीक है। फिर आपने तैयारी में क्या क्या रखा आप अपने साथ कि ये लेके जाना है? क्योंकि वहाँ पे साथ जैसे आदमी दुनिया से जाता है तो कुछ नहीं जाता, वहाँ पे भी आपको सिर्फ कपड़े होंगे आपके पास, इसके अलावा आपको कुछ अलाउड है ही नहीं। अच्छा, फ़ोन वगैरह यहाँ से तो लेके जाते होंगे? फ़ोन यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे वो कहते हैं अपने फ़ोन जमा करा दें, तो वहाँ वो लॉकर में वहाँ जमा हो जाता है, वो लॉकर नंबर आपके पास रहता है बस। तो अब आप आराम से हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ से गए, कहाँ गए, कौन से सेंटर पे गए, फिर वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? पहले दिन क्या हुआ, कैसा फील हुआ आपको, मन में क्या चल रहा था? जैसे विपस्सना का है तो विपस्सना का सेंटर एक दिल्ली में भी है, साउथ दिल्ली में भी है, पर मेरा मन होता है कि वहाँ से करें जहाँ बेस्ट एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे को ये होता है कि जो भी करना है बेस्ट करना है, खुद भी बेस्ट करना है, खुद बेस्ट जगह से करना है। तो पता किया कि इनका मेन सेंटर इगतपुरी में है, वो है महाराष्ट्र में।
तो सोचा कि जो बेस्ट सेंटर है वहीं से करेंगे, तो वहाँ वहीं की बुकिंग हुई। तो वहाँ ट्रेन से गए। तो सबसे पहले तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा रूम चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, डबल शेयरिंग चाहिए या डॉर्मेट्री चाहिए। तो जो लोग मेरे 1-2 लोग साथी थे जो गए थे, वो कहते हैं नहीं अकेले नहीं हम रह सकते, क्योंकि यहाँ किताब भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, पर बोलना तो है नहीं, तो बोलना साथ भी नहीं है, लेकिन कम से कम कोई साथ तो है। अकेले हमें डर लगेगा। तो उन्होंने डबल शेयरिंग वाला किया। मेरे को ये था कि मैंने मेडिटेशन best ही करना करना होगा, मुझे अकेला चाहिए, एकांत चाहिए, मुझे पूरी तरह से अपने आप में रहूं, कोई और दूसरे की तरफ मेरा वो ना रहे। तो मैंने चुना सिंगल रूम। तीसरा एक ऑप्शन होता है डॉर्मेट्री का, जिसमें इकट्ठे 5-10 लोग होते हैं, अलग अलग हॉल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। विपस्सना की सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कई तरह के कोर्स किए हैं, तो विपस्सना की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी कोर्स का कोई भी पैसा नहीं है। मैंने स्पिरिचुअल कोर्स पहला ऐसा कोर्स देखा जिसमें एक पैसा भी नहीं लिया जाता, सारा दान से चलता है, और दान भी वो तभी लेते हैं अगर आपने विपस्सना कोर्स कर लिया है तो। ओके, कोई भी अपना ऐसे दान नहीं कर सकता। क्या बात है। ऐसी प्योरिटी मैंने कहीं नहीं देखी। इसलिए मेरा दिल जो है ना, विपस्सना से पहले भी मैंने बहुत सारे कोर्स किए, विपस्सना के बाद भी मैंने बहुत सारे कोर्स किए, विपस्सना से पहले भी मैं बहुत सारे आश्रम गया, बाद भी बहुत सारे आश्रम गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि विपस्सना जैसा संगठन कोर्स कोई नहीं है। वहाँ एक पैसा नहीं लिया जाता, आश्रम एकदम सादा मिनिमम सुविधाएं वाला है, लेकिन सफाई है। जो मेरे को कमरा दिया गया वो शायद बहुत छोटा सा कमरा और छोटा सा बाथरूम, सीमेंटेड थोड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर चादर और दरी बिछी हुई है। इतना सिंपल आपको रहना है। और कोई, हम लोग गए थे मई में जी, मई की गर्मी में, सिर्फ पंखा है, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, लेकिन रहने का एक आनंद है। सिंपल माहौल में सादा एक आप जीवन जियो। आपको ज़िंदगी में एक भिक्षु के जीवन जीने का मौका मिले, ज़िंदगी में ज़िंदगी भर आप नहीं जी सकते, आपकी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी परिवार वाला हूँ, आप भी परिवार वाले हो, और जो देख रहे हैं वो भी परिवार वाले हैं जी। लेकिन 10 दिन के लिए आप एक वो भिक्षु का जीवन जीने का मौका मिले तो क्यों ना देखें। रोज का तो हम देख ही रहे हैं, रोज हम एक जैसा दिन जी रहे हैं एक तरह से, लेकिन वो भी जीवन हमें देखना चाहिए। राइट। तो जब आप वहाँ पे गए तो सीधा आपको रूम अलॉट कर दिया गया, या फिर कहीं पहले डॉर्मेट्री में किसी कॉमन रूम में रखा, या सीधा आपको रूम दिया गया? जैसे हम लोग सबसे पहले इगतपुरी गए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका काउंटर होता है, वहाँ पे वो चेक करके फिर उन्होंने एक हॉल में हम लोगों के बैग में से जो किताबें हैं, कॉपी है, मोबाइल है, सब निकल आए, या खाने पीने की सामग्री। अच्छा, वो भी नहीं रख सकते। मैं कुछ बिस्किट ले गया था। मैं क्या बाई चांस जब उन्होंने मांगे तो मैंने क्या करना तो ईमानदारी से करना है, वो भी दे दिए। ओके, तो वो सब उन्होंने रख लिया। फिर उन्होंने पूछा ऑप्शन कि आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल चाहिए या डॉर्मेट्री चाहिए। आप ये देखिए, कहीं और आप आश्रम में जाते हैं तो सिंगल के अलग पैसे होंगे, डबल शेयरिंग के अलग होंगे, डॉर्मेट्री के अलग होंगे। आपको कुछ नहीं पैसा देना, और आप सिंगल मांगोगे सिंगल मिलेगा, आपको डबल चाहिए डबल मिलेगा। ऐसी खूबसूरती मैंने आज के ज़माने में नहीं देखी। सब आश्रम, उनका अपना लॉजिक है, जो लोग लेते हैं उनका कहना है खर्चा कैसे चलेगा। इनका खर्चा कैसे चलता है? इनका डोनेशन से चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए उन्होंने कोई भी लग्जरी नहीं रखी हुई, इसलिए वो खर्चा ज़्यादा नहीं है। जिनका खर्चा ज़्यादा है फिर उनको लेना भी पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरा कोर्स खत्म हुआ तो मेरे मन में, मैं अमाउंट नहीं बता रहा, मेरे मन में एक ग्रेटिट्यूड था। मैंने अपने मन से जितना मैक्सिमम दे सकता था दिया, तो ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। और उन्होंने जहाँ पे पैसा लिया वो एक पर्दानुमा कक्ष होता है, आप उसमें जाइए और आइए, और आपने क्या दिया क्या नहीं दिया कोई नहीं देखता। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई जगह मैंने देखा है लोग कहते हैं कि आप वॉलंटरी दे दें, एक लिफाफा देते हैं। मैंने देखा है वो लिफाफे में निशान लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने नोटिस किया है।
किसने अगर कितना राजेश को लिफाफा दिया तो उसमें आर कर दिया, प्रियंका को दिया उसमें पीछे कोने में पी लिख दिया। आप सोच रहे हैं कि चलो क्या है, वो कॉमन में जा रहा है, उसमें क्या पता लगेगा। वहाँ कुछ भी ऐसा खेल नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं कि पैसा नहीं है मेन मकसद, जो है कि वो उनका अपना जो मिशन है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, वो उसी को प्रमोट करना चाहते हैं। उस पर तो थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन अब आप बताइए, जब डे 1 आपका कैसे शुरू हुआ? डे 1 या फिर जब आप गए, आपको रूम अलॉट कर दिया गया, तो पहले दिन जाने के बाद क्या हुआ? ये शायद पूरा 10 दिन का है ड्यूरेशन, या फिर जो दिन एक दिन आप जाते हैं, फिर एक दिन आप वहाँ से आते हैं, तो 12 दिन हो गए कुल मिला के? बिल्कुल सही बात है जी। असल में 10 दिन का 10 दिन तो पूरे आपको वहीं हैं। आपको एक दिन पहले आना है और एक दिन बाद में जाना है, तो कुल 12 दिन। ओके। जैसे आप शाम को पहुंचते हैं वहाँ पर, तो शाम को वो पहले आपका चेक इन टाइप होता है, रजिस्ट्रेशन आपको चेक करते हैं। फिर आपको हॉल में आपको अपना जो आपके मोबाइल हैं, आपके कागज़ कॉपी हैं और आपके खाने पीने का सामान है, आप छिपा के सोच रहे थे आप तो आपको लगा होगा वापस मैं अपने एग्जाम के दिनों में पहुंच गया हूँ, सारी कॉपी पेन सब चेक होगा, कोई पर्ची तो नहीं छुपी हुई है। फिर मन में आया कि हालांकि वो उतने सख्त नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो जब्त कर लेते हैं। कोई अगर चाहे तो ले जा भी सकता है, ये आपकी ईमानदारी पे है। मेरे मन में था कि पूरा एक्सपीरियंस करना है, तो जो वो कह रहे हैं वो करना है। तो हम लोग शाम को गए। शाम को सबसे पहले उन्होंने वो कर दिया, आपको ध्यान कक्ष, एक बहुत बड़ा सा एक ही कक्ष है, तो वहाँ पे महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। कितने लोग नॉर्मली एक बार जाते हैं? मेरे ख्याल उस वक्त थे 250 लोग थे हमारे कक्ष में, मेल में। फीमेल में भी वो होंगे, लेकिन ये उनका, हालांकि आजकल के युग में लोग सोचेंगे कि मेल और फीमेल एक साथ होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका जो ये फैसला है, मेल अलग फीमेल अलग, अच्छा है। मैं अपने मन को जानता हूँ, मन भटकाव होता है, सच बात ये है। तो ये फैसला बिल्कुल सही है, मेल का अलग फीमेल का अलग। तो हम लोग सबसे पहले शाम को वहाँ पे ये चेक इन होता है, फिर आप सामान रखते हैं, फिर ध्यान कक्ष में आपको एक सीट अलॉट कर दी जाती है कि यहाँ पे आप बैठेंगे, वो ध्यान कक्ष होता है, ऑलरेडी अलॉट कर देते हैं आपके नाम के हिसाब से, या जो भी सिस्टम होगा तो आपको अलॉट करता है। तो आपको 10 दिन वहीं पे, जब भी आप ध्यान करेंगे उसी पे बैठना है। हाँ, मतलब मैं वही पूछ रही थी कि ऐसा नहीं कि किसी पे भी रैंडमली जाके बैठ जाओ, वो आपको अलॉट कर दी जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं वो चाय पानी थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद आपको 3.5 घंटे आपका एक वो ओरिएंटेशन होता है। ये चाय पानी में क्या आता है? चाय पानी में बहुत सिंपल होता है जी। चाय पानी में जो मुरमुरा होता है ना, मुरमुरा टाइप और चाय, और बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आपको 3.5 घंटे का ओरिएंटेशन होता है। आपके पास चॉइस होती है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। उसमें गोयंका जी का रिकॉर्डेड वीडियो चलाया जाता है। तो गोयंका जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, सॉरी, गोयंका जी जो हैं, विपस्सना जो भारत में लाने वाले हैं वो गोयंका जी हैं। उन्होंने 1969 में भारत में वो लेके आए थे बर्मा से। वो एक व्यापारी थे, बर्मा में व्यापार करने जाते थे, वहाँ अपने गुरुजी से परिचय हुआ, उन्होंने विपस्सना सिखाया। विपस्सना ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध का दिया हुआ ध्यान का तरीका है। तो फिर तो जन्म तो भारत में ही हुआ, अगर भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। वो भगवान बुद्ध की सिखाई विधियाँ जो हैं वो सारे ये देशों में पहुंची, ये बर्मा में पहुंची, तिब्बत में पहुंची, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ से खत्म हो गई। हाँ। तो फिर उसी को लेके आए। ओके। और गोयंका जी ने इस बात को बहुत ध्यान रखा है कि जो उनके गुरु ने भी उनसे वचन लिया था कि जो मैंने जैसे सिखाया है, इसमें एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको पूरी तरह से पवित्र रखने पर जोर है। ठीक है। फिर वो उनका वीडियो ऑडियो चलता होगा? वीडियो चलता है, ठीक है। फिर वो तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप वो खाने पीने के बारे में इंस्ट्रक्शन हैं। जैसे शाम को नाश्ता था, तो मुझे पता था कि अगले दिन से खाना जो है 5 बजे के बाद मिलना नहीं, और सुबह जो है मुझे ये भी पता था कि नाश्ते में बहुत कम चीज़ देते हैं। तो मैंने 5 बजे ठूस के कर लिया। मैंने कहा कि कल की तैयारी कर लेते हैं। और गोयंका जी हमारे गुरु, उन्होंने कहा कि कुछ लोग शाम का नाश्ता को ठूस के कर लेते हैं ताकि अगले दिन उनका काम चल जाए, लेकिन ये ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ध्यान से बाधा पड़ती है। अगर आप खाना हल्का रखेंगे, लालच नहीं करेंगे, तो आपको पूरा फायदा होगा। ठीक है। फिर वहाँ से आप कितने बजे फ्री हुए और
अपने रूम में गए? फिर हम लोग 9:30 तक फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने कमरे में आके 8:30 वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे लाइटें बंद। ओह, आपको नींद आए ना आए, अब मोबाइल आपके पास है नहीं जिसमें आप मोबाइल कुछ है करोगे, अपने आप ही आ जाएगी झक मार के। तो अब जब मैं पहले दिन मैं सोने लगा तो मुझे तो बहुत पसीना आने लगा, पंखे और गर्मी थी, लगभग 40 के करीब टेम्परेचर था वहाँ पर, ये इगतपुरी महाराष्ट्र में। और मुझे नींद नहीं आई। मुझे एक तरीका सूझा, मैंने पंखा भी बंद कर दिया। ओह, और मुझे काफ़ी सारा पसीना आ गया। उसके बाद मैं पंखा चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एसी में हूँ। ये एक अच्छा मतलब कोप अप तरीका है आपका। और बड़ी अच्छी नींद आ गई। फिर सुबह कितने बजे उठना होता है? फिर इसका ये होता है कि 4 बजे आपको उठ जाना है। तो उठाने के लिए क्या है, जिन लोगों ने कोर्स किया होता है वो लोग वॉलंटियर करते हैं, ओके, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हमें इतनी अच्छी विद्या सिखाई है। तो ऐसे वहाँ पे लगभग 20 के करीब वॉलंटियर होते हैं, वो सबके रूम के बाहर घंटा लेके टन 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 बजाते हैं। तो 4 बजे उठ के आप अपना नित्यक्रम से फ्री होके 4:30 आपको ध्यान कक्ष में पहुंचना होता है सुबह 4:30। सॉरी, जब आपने पूछा ना क्या क्या दिक्कतें हैं, मुझे ये भी दिक्कत थी कि मैं 4:30 बजे कैसे उठूंगा। मैं तो उठता हूँ 8-9 बजे, मैं पत्रकार हूँ, हम लोग ऑफिस में रहते हैं 11-12 बजे तक, और 12-1 बजे से पहले सोते नहीं हैं। राइट। तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग जो लोग भी महानगरों में रहते हैं आजकल तो सबकी ऐसा ही है कि 12-1 बजे सोना और 8-9 बजे उठना। नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो सोते 12 बजे और सुबह उठना पड़ता है 5-6 बजे बच्चों के लिए। ये बात भी है, ये बात भी है जी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे उठूंगा, लेकिन जब करना है तो करना है। तो फिर वो 4 बजे उठा, नित्यक्रम करके ध्यान कक्ष में, वहाँ पे आपको ध्यान के बारे में उनका वो चलता है, रिकॉर्डेड ऑडियो चलता है वहाँ पर। ध्यान कक्ष में ऑडियो चलता है, जो शाम को उनका वो प्रवचन होता है उसमें ऑडियो वीडियो विजुअल दोनों होता है। तो ये जो ऑडियो चलता है इसमें कुछ साउंड होता है, कोई म्यूजिक होता है, क्या होता है, या कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके बाद शांति। ओके। और पहले दिन मैं आपको बताऊं प्रियंका कि पहले 2-3 दिन तो मेरे इतने टफ थे, इतने टफ थे कि मैंने कहा कहाँ आ गया, क्यों मुसीबत मिल, क्यों किसी चक्कर में आया, क्यों आया, भाग जाऊं। अच्छा, ऐसा मन में आया कि भाग जाऊं? बिल्कुल भाग सकते हैं। देखिए कोई आदमी ना, पहली बात तो ये है कि आपको, अब उन्होंने बता दिया कि आपको 10 दिन बोलना नहीं है। लेकिन किसी को कोई बड़ी समस्या है, कोई बीमारी है या कोई बड़ी समस्या है, तो आप सेशन के बाद जो धर्म सेवक होता है उससे बताएं, एक आचार्य होंगे, वो आपका समाधान करेंगे, तब आप बात कर सकते हैं। कोई समस्या है तो फिर उसके बाद फिर मौन। ठीक है। तो पहले दिन तो जब मैं बैठा तो आंखें बंद करके बैठा, तो उसके बाद तो मेरे जो थे पीछे वाले सज्जन, वो अपनी टांग खोलते बैठे बैठे, कि बैठने का ना उनको आदत, मुझे और सीधा मुझे टांग मारते। अब आप बोल भी नहीं सकते कि भाई क्या कर रहे हो यार। अब मैंने कहा चलो कोई हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं भी तो खोलता हूँ अपनी टांगें, मन को समझाता है। फिर थोड़ी देर बाद, हर कुछ देर बाद उनको टांग खोलनी, तो खोल ले, टांग खोल ले, पर मुझे टांग क्यों मार रहे हैं? कभी मेरे आसन पे उनकी टांग लगती, गैप थे, लेकिन वो टांग खोलेंगे तो लगेगी। ऐसे ही एक मेरे करीब में एक और सज्जन थे, वो डकार बड़ी जोर जोर से मारते थे। मैंने कहा डक्कू राम जी, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपको आसपास के सब चीज़ें परेशान करती हैं। एग्जैक्टली। जो चीज़ें आंखें खुली हैं, जब वो कुछ बता रहे होते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। आंखें बंद करते ही अब आसपास की सब नॉइसेस हैं, वो लगते हैं ये मेरे दुश्मन हैं। वो भाई साहब जब वो डकार पे डकार मारते, तो मैंने कहा कि इधर आसपास के सोचते हैं भाई साहब हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, आपके गले में साइलेंसर लगा देते हैं। जी। क्योंकि आप जिस मकसद से आए हैं ध्यान करने में, ये सब लोग दुश्मन की तरह नजर आते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको कई बार आदत हो जाती है, धीरे धीरे ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप एडजस्ट करते हैं। ये तो हुआ बाहर का तरफ, बाहर की आवाज़ों की परेशानी। और वो एक बार आप कुछ देर बाद या पहले दिन के बाद आप उससे उभरते हैं,
अब आपका मन, नहीं तो ध्यान का पहले आप बताएं कि कितनी देर का ध्यान लगाना होता है हर दिन? देखिए एक नॉर्मली सेशन वहाँ पे 1 से 2 घंटे का होता है लगातार। उसमें आप उठ नहीं सकते। आपको उनकी इंस्ट्रक्शन तो यही होती है कि आप आंखें बंद रखेंगे, आंखें पूरी तरह बंद रखनी है, आप उठ नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ज़्यादा घुटने दर्द कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खोल सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं। इंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद एकदम शांति। पहले आपको आसपास की आवाज़ें परेशान करती हैं। डक्कू महाराज तंग करते हैं, जो लोग कोई टांग मारता है तो वो तंग करते हैं, या किसी की हम भी करते हैं, अपना नहीं हमें सोचता, हमें तो लगता है ठीक है भाई, हम परेशान हुए तो हमने कर दिया। मैं भी खोलता हूँ तो मेरे आगे वाले को परेशानी होती होगी, हमें तो दूसरे की परेशानी दिखती है, दूसरे ने परेशान किया। राइट। कोई खंखारता है तो गुस्सा आता है, कोई खांसी करता है तो गुस्सा आता है, कोई डकार मारता है तो गुस्सा आता है। लेकिन आपका एक आध दिन में आपका ये सेटल हो जाता है बाहर का। फिर आपको अपना शरीर तंग करता है, घुटने दर्द करते हैं, ये करते हैं। दूसरे दिन मैं आचार्य के पास चला गया सेशन ख़त्म होने के बाद। मैं कहा मेरे को ना आप कुर्सी दे दीजिए। मैंने देखा कि 3-4 लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं कहा ये VIP हैं क्या? आपको लगा कि यहाँ पे भी कुछ चल रहा है तो मैं भी जरा ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने कहा देखिए मेरे घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं और मैंने कोशिश बहुत की है, एक दिन पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरे से होगा नहीं। मैं छोड़ दूंगा, इससे क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा, मेरे को घुटने बार बार परेशान कर रहे, तो मुझे कुर्सी दे दीजिए। कहते नहीं, ये लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग बीमार हैं या सीनियर सिटीजन हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे ठीक लग रहे हो। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कहते आप कोशिश करो, बैठो। लेकिन मैंने 2 दिन बाद उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि शरीर को थोड़ा साधना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, हम अपने मन की और शरीर की सुनते हैं। मेरे मन ने कहा कि ये खाना है, मिठाई खानी है तो खा लेते हैं, हम रोकते नहीं हैं। तो मन हमारा ज़्यादा कमज़ोर, वो मजबूत हो जाता है, हमारे अंदर जो विवेक की आवाज़ है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वो धीरे धीरे आपका, यही साधना की सबसे बड़ी खासियत है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको ये सच है, मैं मानता हूँ कि मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन वो बताता है कि आप चाहो तो उसको पार कर सकते हो। आप चाहो तो आपका मन खुजली करने को कर रहा है, अगर आप खुजली नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ये रियलाइजेशन जो है ना, इस रियलाइजेशन के लिए भी आप कर सकते हो। आपने साधु नहीं बनना है, मत बनिए। आपने अध्यात्म में नहीं जाना है, मत जाना। आप ईश्वर को नहीं मानते, मत मानो। आप मुक्ति नहीं चाहते, मत मानो। लेकिन आपको ये पता लगता है कि मन के ऊपर भी आप पार जा सकते हो। जो घुटने दर्द कर रहे थे वो धीरे धीरे कैसे मैजिकली तीसरे चौथे दिन खत्म हो गया। बॉडी जो थी, एक दिन मैं सेशन 2 घंटे सेशन में बिल्कुल भी नहीं उठा, बिल्कुल भी नहीं हिला। क्या बात। मैंने कहा कमाल हो गया। मैं उनको बहुत धन्यवाद, आचार्य जी को धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते हो जी। नहीं तो आप ये बताएं कि जो आप बता रहे थे कि 1 से 2 घंटे का होता है, तो नॉर्मली सुबह 6 बजे से 4 से 4:30 से 6:30 एक होता है। थोड़ा सा अगर हम डिटेल बताएं आपकी क्या रहता है रूटीन? होती है 4 बजे आपको उठ जाना होता है। उठ के आप नित्य कर्म कीजिए, फिर उसके बाद आप ध्यान कक्ष में आइए, फिर आप 4:30 से 6:30 मेडिटेशन कीजिए, फिर आप 6:30 से 7:30 के बीच में नाश्ता होता है। वो बहुत हल्का सा मुरमुरा मिलता है, आपके दूध मिलता है, और वहाँ पे एक परंपरा है, हल्दी भी मिलती है साथ में। शायद वो घुटने का दर्द वगैरह के लिए वो उसके लिए काम करती होगी। तो मैंने देखा, मैंने कहा दूध में हल्दी डाल कर पूरे दूध का टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन वहाँ मैं एक टेक्निक सीखी, वो आजकल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो क्या करते हैं कि शुरू में सबसे पहले मान लीजिए पूरा ग्लास दूध है, तो आधी कटोरी में ही दूध में पूरी हल्दी डाल देते हैं जितनी आपने लेनी है, उसको मिक्स करके पी लिया, फिर उसके बाद दूध पिया। मुझे लगा ये बड़ा अच्छा तरीका है। दोनों काम हो गए ना, आपका दोनों काम हो गए। आपने पूरे दूध में को सॉरी वो कड़वा टेस्ट नहीं आपने मिलाया, थोड़े में करके उसको दवाई की तरह से पी लिया, फिर आप नॉर्मल दूध पीजिए। तो नाश्ता कर लिया 7:30 तक, फिर उसके बाद आप फिर वापस अपने रूम में जाते हैं, बस दूध और मुरमुरे, यही नाश्ता, बस इतना।
वहाँ पे क्यू होती है, लाइन होती है, उसको कई बार लेने में टाइम लगता है। लेकिन व्यवस्था, फ्री की व्यवस्था भी इतनी बढ़िया होती है, इतने बढ़िया ढंग से वॉलंटियर्स इतने करुणा भाव से देते हैं ना, बहुत ही बढ़िया ढंग से करते हैं। कोई केला भी होता है, केला होता है 1 या 2, लेकिन वो ज़्यादा भी कहते हैं ज़्यादा मत लो, फिर आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। लालच मत करो। 1 या 2 केले ले सकते हैं, वो मुरमुरा सा होता है और दूध होता है, बस इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं। ये हो गया नाश्ता। फिर आप अपने रूम में आते हैं, आप नहाइए धोइए, कपड़ों का वहाँ पे एक बंदोबस्त है, आप खुद भी धो सकते हैं, या आप वहाँ पे मामूली खर्चे पे वहाँ पे लॉन्ड्री में वहाँ पे 5-10 रुपये में आपके कपड़े धुल जाते हैं, आपको अगले दिन वापस मिल जाते हैं, पुराने दीजिए नए मिल जाते हैं। तो ये व्यवस्था होती है। फिर नहा धो के फिर आप कक्ष में आइए, फिर 2-3 घंटे 3-4 घंटे आपको वहीं पर कक्ष में रहना है। बीच बीच में बायो ब्रेक देते हैं कि अगर किसी ने वॉशरूम जाना है वो चला जाए 10 मिनट के लिए। फिर हम लोग वहाँ पे आसपास टहलते हैं उस एरिया में। वहाँ टहलने की खास बात ये है कि आप टहलेंगे तो अपने ज़मीन की तरफ देख के टहलना है, मतलब कि आंखों से इशारे भी नहीं करने, देखना भी नहीं। अच्छा, ये एक बहुत अलग चीज़ देखी मैंने कि आप, ताकि आपके मन में भावना आए। आप किसी को देखेंगे तो उसको जज करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसके कपड़े ऐसे हैं, इसके वो हैं ऐसे। तो आप टहलिए, लेकिन आपने ज़मीन की तरफ नीचे देख के चलना है। सब लोग नीचे देख के चलते हैं। ओह गॉड। फिर उसके बाद बीच में आपको दोपहर में 1 घंटे के लिए आप जाके सो भी सकते हैं अपने रूम में जाके। फिर आप वापस आते हैं, फिर कक्ष में 3-4 घंटे। तो हर बीच में लंच वगैरह नहीं? हाँ, बीच में एक लंच होता है 11:30 बजे। अच्छा। 7:30 से 8:30 के बीच में वो नाश्ता। फिर दोबारा से जो लंच है वो 11 बजे के आसपास। तो लंच में भी वो हल्का फुल्का ही होता है और मतलब भारी नहीं होता, बस वो लंच करने के बाद फिर आपका नाश्ता 5 बजे, फिर ख़त्म। एक ही बार प्रॉपर खाना जो है एक ही बार होता है। और वो बार बार ये कहते हैं कि आप हल्का रखिएगा। फिर बीच में मेडिटेशन के होते हैं 3-4 सेशन, कोई 1 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का होता है। मेडिटेशन में पहले 10 मिनट वो होता है, अंत में वो साधु साधु कह के उसका वो होता है। तो जब आप मेडिटेशन में शुरू में बैठते हैं तो हम आंखें बंद करते कहते हैं कि कब खत्म होगा, कब वो बोलेंगे साधु साधु साधु। मैं मन में बोलता था दादू 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 दादू, क्योंकि गोयनका जी को मैं मन में कहता था दादू हैं, दादू दादू बोलेंगे तो छुट्टी मिलेगी। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब टाइम ऐसा लगता है भारी लगता है। हम कहते हैं कब कब बोलें कब बोलें। पूरा सेशन इस बार इस इंतजार में होता है कि कब खत्म होगा, खत्म हो तो मुक्ति हो, हम टांग वांग जाएं और उठें और खड़े हों। लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन का है। अच्छा। अगर आपने 3 दिन पार कर लिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी को हो सकता है पहले दिन ही हो जाए और किसी को हो सकता है 5वें दिन हो। तीसरे दिन के बाद शरीर की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। वो पता नहीं क्या होता है, मैजिक होता है। कभी कभी बीच में ये नहीं है कि तीसरे दिन आप बिल्कुल पार होते हैं, कभी कभी बीच में भी आप परेशान हो जाते हैं शरीर से, तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दिन में रात में आपका 8:30 बजे सब वापस अपने रूम में? तो 7 बजे के आसपास आपको अपने रूम में आ जाते हैं। तो आप एक बार झाड़ू वाड़ू में, जैसे सुबह कभी सुबह कभी शाम रात को झाड़ू लगाता था वो करता है। अब उनमें वहाँ उन्होंने कहा कि आपको जीव हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना। अब मैं कमरे में आया तो देखा वहाँ पे मच्छर। सर झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि बोलना ही नहीं है। हाँ, ठीक है। और बुरा भी नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं जिसका बुरा करोगे। हाँ, जीव हत्या जो है सही बात है, वो चीज़ है जो। अब ये देखिए, मैं अब कमरे में आया पहले दिन तो मैंने देखा कि मच्छर। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं मार तो सकता नहीं कि ऐसे किया मार दिया। वो तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। देखा आपने? तो एक पॉलीथीन लिफाफा था, तो मैंने देखा यहाँ मच्छर बैठा हुआ है, तो पॉलीथीन लिफाफे में ऐसे करके उसको उसके में बंद करके ऊपर से उसको करके बाहर जाके सादर उसको, जहाँ भैया ताज़ा हवा में सांस ले, यहाँ क्या कर रहा है। इस तरह से मैंने आधा पौना घंटा मेरे को रोज़ लगता था, जो कभी आने जाने में, क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पेड़ वेड़ लगे हुए थे, थोड़ा सा उस तरह का इलाका था। तो आप दरवाज़ा खोलेंगे, आएंगे जाएंगे तो मच्छर तो अंदर चला ही जाएगा।
पर ऑन अ लाइटर नोट आपको एक काम मिल गया थोड़ी देर के लिए, एंगेजमेंट। ये बात सही है। आधे घंटे के लिए एंगेजमेंट मिल जाता था कि रोज एक लिफाफा पॉलिथीन में मच्छर को प्यार से पकड़ना और ले जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि मच्छर मेरे यहाँ बैठा। 3 दिन तक तो मैं बढ़िया ढंग से, जब भी मच्छर आता उसको यहाँ बैठा और मैंने ऐसा कर दिया, वो मर गया। मैं कहा ये क्या हुआ, मैं तो इतने दिन से बड़ी सफलतापूर्वक मच्छर को नहीं मार रहा था और ये क्या कर दिया मैंने। तब मेरे सामने एक जो गुत्थी होती है चेतन और अवचेतन मन, उसके सामने आई कि मेरे को इंस्ट्रक्शन मिली गोयंका जी से कि आपने जीव हत्या नहीं करनी है कम से कम इन 10 दिन, बाकी आप बाद में भी करें तो अच्छी बात है, 10 दिन तो आपने प्रण कर लीजिए। तो मैं उसका पालन भी कर रहा हूँ और मैंने मन में सोचा है कि मैं करूँगा, तो फिर मैंने ऐसा क्यों कर लिया। तो हमारा एक अवचेतन मन है, एक चेतन मन है। चेतन मन में जो है आपको जो भी शिक्षा मिली है वो उस तरह से करोगे। अवचेतन मन तब काम करता है जब अचानक कोई चीज़ होती है। ये मच्छर आया तो मैंने तैयारी करके इसको सादर बाहर पहुंचा देता था। जब कुछ चीज़ अचानक होती है, यू आर नॉट रेडी। एग्जैक्टली। उस वक्त पे आप कहाँ से प्रतिक्रिया करते हैं? अपनी आदत से, अपनी कंडीशनिंग से। आपको आपके मन में जो पहले से फीड है, अगर हम कंप्यूटर्स करते हैं तो कंप्यूटर्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो पहले से फीडेड है कि इस एस में ऐसा किया जाता है। तो जो मेरा मन का, चेतन मन का कंट्रोल था वो खत्म हो गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जैसे मान लो प्रियंका, आपने कोई बात कही, वैसे तो हम बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अचानक कोई कह दिया कि कोई ऐसी बात कही मुझे बुरी लगी, तो मैं एकदम रिएक्ट कर दूंगा। मेरा जो इतना, मुझे लगा मेरी साधना बेकार है। कहाँ गई मेरी साधना कि मैंने गुस्सा नहीं करूँगा, इंसल्ट पे भी मैं समता में रहूँगा। फिर क्या हुआ? तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि हमें अपने इस पे काम करना है, कि हम अपनी कंडीशनिंग पे काम करें, अपनी आदतों पे काम करें और विपस्सना में आपकी जो जिंदगी का हिस्सा ही बन जाए वो। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उस मोमेंट पे आपने सुना था फॉलो किया। आप एक पॉज लेके रिएक्ट करें। अक्सर हम ऐसा है एकदम, अगर मैंने वो सब चीज़ें मैं आराम से कर रहा हूँ जी, प्लान वे में कर रहा हूँ, वो मेरे कॉन्शियस डिसीजन है, ये मेरा अनकॉन्शियस डिसीजन है। तो जितना हम अनकॉन्शियस डिसीजन कम करते जाएंगे और कॉन्शियस डिसीजन करते जाएंगे, उतना हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा मुक्ति मिलेगी या भगवान खुश होगा, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपने बताया कि शुरुआत की तो दिन की बात रही, और तीसरे चौथे दिन तक आते आते जो भी शरीर के कष्ट थे, दिक्कतें थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई और आपने मेडिटेशन को एंजॉय करना शुरू किया। एक तो ये मेडिटेशन जो होता है नॉर्मली सांस पे फोकस करके ही होते हैं ज़्यादातर सारे, ये भी वैसे ही होता है? आप मतलब क्या देखिए, इसमें मेडिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे कोर्सेज किए हैं, तो मेडिटेशन के कई तरीके हैं। एक मेडिटेशन का तरीका है कि मंत्र, आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लगातार मंत्र करते रहते हैं और धीरे 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 आपका मन शांत हो जाता है। क्योंकि मन एक ही शब्द, एक ही फ्रेज को बार बार दोहराने पर बोर हो जाता है, तो वो उसमें नो माइंड वाली स्थिति आ सकती है। एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है कि आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। कभी आप किसी प्रकाश बिंदु पे करते हैं, या कई बार लोग कहते हैं यहाँ आप कीजिए, कोई लोग कहते हैं नाक के कोने पे कीजिए, एक वो भी तरीका होता है। इसमें क्या कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे करते हैं, बिल्कुल, वो भी एक तरीका होता है। एक आप बांसुरी पे करके देखिए कितना अच्छा लगता है, या आप तबले पे कीजिए, या आप सितार पे कीजिए, स्टार के स्ट्रिंग्स पे, कितना अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग लगता है। तो एक इनका तरीका ये है, इसमें 2 तरीके हैं। एक मेडिटेशन करना होता है आपको सांस पर, और एक मेडिटेशन करना होता है शरीर की संवेदनाओं पर, सेंसेशंस पर। शुरुआत में ये इसको सांस पे कराते हैं, जिसको आनापान भी कहते हैं। आनापान मतलब आना जाना, ये आनापान शायद पाली भाषा का शब्द है। तो जैसे मैंने 10 दिन का विपश्यना कोर्स किया, उसके बाद मैं आया तो 1-2 महीने तक मुझे लगा कि मेरे नाक पर यहाँ पे एक पहरेदार बैठा हुआ है, एक गार्ड बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 10 दिन की प्रैक्टिस में यहाँ बैठ गया था कि हमेशा यहाँ पे जो मेडिटेशन में शुरू में कहते हैं कि आपने सांस के आने जाने पे ध्यान रखना, कि सांस आई और सांस अंदर गई और बाहर आई, अंदर गई। यहाँ पे आपने अपना मेडिटेशन आंख बंद करके, समझिए आप यहाँ बैठे हुए हैं,
जैसे आपने सांस ली तो आप हल्का सा फील कर सकते हैं मेरे रोए ऊपर की ओर उठ रहे हैं, सांस छोड़ी तो एक हल्की सी एक नमी, एक गर्माहट सी फील होगी, उसको फील कीजिए। और ऐसा मैं करता था, थोड़ी देर से किया, फिर मन घूमने लग जाता, यहाँ क्यों आ गया, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, बड़ा मुश्किल है। मन फिर धीरे धीरे मन को खींच के फिर लाना, फिर मन लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्यों, वही मन बुनने लगता, ये आगे ज़िंदगी में अब ये दिक्कतें आएंगी, या ये हुआ था, या पास्ट या फ्यूचर। यहाँ पे अगर हैं तो आप अभी पे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। शुरू में ये कराने के बाद नेक्स्ट लेवल ये है कि आपको आंखें बंद करके आपको ये फील करना है कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ कोई सेंसेशन हो रही है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अपने नीज पे लग रहा है कि कुछ थोड़ा स्टिफनेस है, तो उसको फील करना। यहाँ मुझे अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो ठंड सी थोड़ी सी लग रही है, तो या गर्मी का मौसम है तो उसको फील करना। अब आप जब आप फील करते हैं तो वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है शुरू में। और एक मैजिक भी होता है, जब आप फील करते हैं तो कई बार आप उससे बाहर भी आ जाते हैं। मान लीजिए इस सारे मेडिटेशन का मैं जो पर्पस समझता हूँ ना प्रियंका, जैसे मैंने देखा है कि मेडिटेशन, कई बार मैं मेडिटेशन बैठता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा कूल लग रहा है, बड़ा पीसफुल है। लेकिन आप सालों साल करते रहो, कुछ नहीं होता। आप रोज़ बैठो, आपको अच्छा फील हुआ तो क्या, सो व्हाट। मैं गुस्सा तो उसी तरह से कर रहा हूँ, मैं मिनटों में इंसल्टेड फील लग जाता हूँ, मैं हर्ट हो जाता हूँ जी, मैं बड़ी जल्दी जख्मी हो रहा हूँ। थोड़ा मैजिक जो होता है ना वो तब होता है, जो कि विपस्सना से सीखा है, जब आप इन चीज़ों में, अक्सर हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, इनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे हो रहा है। विपस्सना में देखते हैं कि ये चीज़ होती है, आती है और चली जाती है, जिसको अनित्यता पे बहुत जोर है। ये अनित्य है, अनित्य, इम्परमानेंस, हाँ, शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये अगर आया है तो चला जाएगा। ये अगर सेंसेशन, अभी मेरे को इचिंग हो रही है, कभी कभी हम लोग इचिंग पे कर भी लेते थे, और कई बार नहीं भी की, तो आप नहीं भी करोगे ना, आप देखोगे चली जाएगी। आमतौर पर हम ये विश्वास करते हैं कि इचिंग है तो इचिंग कर लेंगे तो जाएगी। विपस्सना में ये सीखा, इचिंग हो आप नहीं भी करोगे तो भी जाएगी। क्या बात है। ये तो फिर पूरा जो सिद्धांत ही वो हो गया जिस पे कि सारे हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि अगर जिसने इसको पार पा लिया तो उसने सारे कष्ट पा लिए। वो हो गया कि जो आया है वो जाएगा भी। कहते हैं ना, जैसे आपको कष्ट आया, दुख आया आपको, अगर आप उसमें उस मोमेंट पे आप सोच लें कि भाई जब आज ये कष्ट है तो कल चला भी जाएगा, और जिसने ये सीख लिया उसको फिर कोई कष्ट उसे परेशान नहीं करेगा। तो ये सेम ही सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि इसको मैं जब देखता हूँ ना विपस्सनाओं को, या मेरे को लगता है कि जो हमारे ग्रंथों में कहा जाता है ये दुनिया माया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ, अब इसको जो मेरी समझ है गलत भी हो सकती है, कि माया इस सेंस में है, ये दुनिया हमारे अंदर नहीं जाती। दुनिया को जो जिस रूप में हम व्याख्या करते हैं कि ये हरा रंग है, या हमारी व्याख्या अक्सर कलर्ड होती है हमारी कंडीशनिंग से, हमारी अनुभवों से। मान लो मेरे को किसी से नेगेटिव वो अनुभव हुआ तो मैं उसी तरह से उसको व्याख्या करूँगा। तो जो हमारे मन हमें जो कहानी बता रहा है कि बाहर की दुनिया के बारे में, वो माया है, बिल्कुल वो इल्यूजन है। मन की कहानी पे हम आ जाते हैं, अरे उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, ये कहानी है, और सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन आप शक तो करो। हम शक ही नहीं करते, राइट। तो विपस्सना आपको बताता है कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, आप और अपने शरीर के बीच में, आप और अपने मन के बीच में। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको जिस मोमेंट में जैसा महसूस हुआ जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। हाँ, और मैं ये नहीं कहता कि मैंने वो स्टेट पा ली है। बहुत बार मैं फेल होता हूँ, अभी भी फेल होता हूँ, लेकिन ये चीज़ ऐसी इंसाइट मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी, भगवान बुद्ध क्या कहते थे, भगवान है नहीं है, स्वर्ग है नर्क है कि नहीं है, आत्मा है परमात्मा है कि नहीं है, मोक्ष है कि नहीं है, नहीं पता।
भाई मुझे तो इस बात का है कि मैं दुखी होता हूँ, मैं दुखी नहीं रहना चाहता। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, ये तरीका है। तो अगर मैं अपने देख रहा हूँ मेरे अंदर विकार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर ये है, उनको देखता हूँ, कई बार होता है देखते ही आप उससे मुक्त हो जाते हो। ये मैजिक होता है, डिस्टेंस की वजह से होता है। हम उस गुस्से में, मेरे को गुस्सा आता है, मैं पूरी तरह से वो हो गया। इसका मतलब मेरे अंदर वो गुस्से ने मेरे को कब्जा कर लिया, अपना कब्जा नहीं होने दिया। तो मैं उसको डिस्टेंस से देख पाया। तो मैं गलत बोलूँगा, मेरे लूज टॉक नहीं करूँगा, तो मेरे संबंध अच्छे होंगे जी, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मार्ग क्या हो सकता है? बाकी आप पूजा को छोड़ दो, उपासना को छोड़ दो कि उससे कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता, होता भी होगा नहीं होता होगा। लेकिन ये तो वाकई अगर हम अपने विकार को देख पाएँ, विकार आए वो देख पाएँ, ये विपश्यना के लगातार करने से होता है। नहीं, तो अब हम वापस आते हैं, जो विपश्यना वाला हमारा टॉपिक था डायरेक्ट। तो 3 दिन के बाद आपको लगा कि शारीरिक जो चीज़ें थी वो तो खत्म है, लेकिन विचार तो आ रहे होंगे क्योंकि और तो कुछ काम है ही नहीं। तो जो विचार उस मोमेंट पे आते हैं वो किस तरह के विचार होते हैं? नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, किसी से नाराज़गी होती है, अपने में नाराज़गी होती है, क्या चीज़ें आती हैं? और या फिर पास्ट ही सिर्फ सोचते हैं, भविष्य की चीज़ें भी आती हैं? कैसा महसूस होता है? प्रियंका, जब भी हम ना बैठते हैं मेडिटेशन में, तो पहले तो बाहरी चीज़ें परेशान करती हैं, बाहर का शोर सबसे पहले दुश्मन लगता है, फिर उसके बाद अपना शरीर, फिर उसके बाद मन के लेवल पे आता है। जब मन के लेवल पे आता है तो आप देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या थॉट आ रहे हैं, इतने गंदे थॉट आ रहे हैं, इतने उल्टे, इतने एमिनिटी वाले, दुश्मनी वाले, या इतने वो नफरत वाले। तब तो आदमी कहता है बंद कर दो यार, इससे अच्छा तो मैं उठ के वॉक पे चला जाऊँ, ये तो मैं कहाँ। लेकिन ये एक तरह से अंदर का आपको समझिए कि निकल रहा है। उसको शुरू में झेलना इतना मुश्किल होता है, आदमी कहता है रहने दो, मुझे मेडिटेशन नहीं करना है। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ कहाँ आ गए, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियाँ भी, पुराने मान लीजिए कोई गलतियाँ हुई हैं या चूक हुआ है, किसी से बदसलूकी की है, वो भी आ जाती है, कुछ भी कहीं से भी ट्रिगर हो जाता है। या फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ज़िंदगी क्या है, पैसे रहेंगी नहीं रहेगी, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कुछ भी आ सकता है, इधर भी उधर भी। और अक्सर नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव तो नहीं आता है, ये सच बात है। लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो एक तरह से समझो आपकी जो दबा हुआ था ना, उसको धीरे धीरे हट है। इसको लेबलिंग ना करें, लेबलिंग हम कर लेते हैं, इसको इजीली लें कि ठीक है, हैव फेथ इन द प्रोसेस। ये भी होना है, इसको भी रिसिस्ट नहीं करना। हम लोग रिसिस्ट करते हैं, नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, मैं तो बहुत पॉजिटिव बनता हूँ। नहीं, जो आ रहा है जैसा है, कोई उसको देखते रहो, करते रहो, फिर धीरे धीरे। लेकिन जैसे मुझे भी टाइम लगा, किसी को जल्दी भी हो सकता है, किसी को लेट भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें ठीक होती हैं। और एक वक्त आता है जब आप जैसे मेडिटेशन करते करते 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक ऐसा होता था कि आप एक एक कण में आप एक फील करने लगते हैं कि सेंसेशन है, आप वहाँ की वाइब्रेशंस फील करने लगते हैं। आप इधर ध्यान लगते हैं तो आपको हार्ट बीट का पूरा फील होता है। आप ये देखो कितना है, हम लोग हमेशा हर वक्त, अभी भी हम लोग सब जगह बाहर उलझे रहते हैं। हमारे अंदर जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसको हम कभी टच नहीं करते, उससे बात नहीं करते, उसको समझते नहीं। ये एक मौका मिलता है अपने अंदर के, अपने आप से जुड़ने का, अपने शरीर को, उसको थैंक यू कहने का, जो मेरे अंग मेरे लिए 24 घंटे काम करता है। मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा दिमाग, हम लोग कभी उसकी तरफ जाते ही नहीं है। राइट। ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो आपके पास पहली बार मौका मिलता है कि आप, जिसको कहते हैं अपने आप से जुड़ना, इसको अगर धार्मिक दृष्टि से ना भी देखें, लेकिन है बहुत मैजिकल चीज़ जी। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं ना कि शायद 3रे दिन तक जाकर के फिर विपश्यना सिखाया जाता है। तो ये तो आपने शुरू में बता दिया कि जो आपका आनापान जिसको सांस को आना है ना, विपश्यना टोटल पद्धति को कहते हैं, जिसमें आनापान भी है और संवेदना भी है। अच्छा। तो पहला हिस्सा
सांस वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा संवेदना वाला थोड़ा डीपर लेवल पे है, जिसमें आप एक एक अंग में एक एक उसकी सेंसेशन में ऐसे वो मन की गांठों को साफ करना। जैसे मान लीजिए मेरे जो पुरानी ग्रंथियाँ हैं मन में कि उसने मेरा बुरा किया है, धीरे धीरे आप क्षमा करते हो, मैत्री भाव में रहते हो, करुणा में रहते हो। जिसने मेरा बुरा किया उसको भी माफ़ करना, ये बहुत बड़ी वो है। अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा हो किसी के अंदर जिसे किसी से दुश्मनी, ऐसा जैसे आपने कहा ना कि इसको आप कोई आदमी सीख ले, और किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे तो किसी का बुरा करना ही नहीं है, मतलब नहीं आता, जिसने बुरा किया होगा ऊपर वाला देखेगा या जो भी है, नहीं करना बदला, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे कि क्या उसको भी किसी मेडिटेशन की ज़रूरत है, उस तरह के शख्स को भी? देखिए सीधी बात है कि अगर हमारी असल ज़िंदगी जो है ना, हमारे इनर स्टेट ऑफ माइंड से परिचालित होती है। हमारे अंदर की अवस्था क्या मन की, बाहर क्या है कुछ भी नहीं हो। अगर आप अंदर से शांत हैं, संतुष्ट हैं, आपके मन में किस लिए एमिनिटी है, तो वही तो मकसद है। जिसने ऑलरेडी अचीव कर लिया उसको कुछ नहीं करना है, नहीं करना है जी, करने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल। मेरे जीवन में अगर दुख है तो मैं कर रहा हूँ ना, कुछ कोशिश कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में। दुख नहीं है तो मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, और क्या करना। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, पूरा 9 दिन का टाइम निकल गया, 10 दिन का, इनफैक्ट 10 दिन तक ये सब चला। रात में नींद आ जाती? कई लोग कहते हैं कि रात में ना बड़ा डर लगता है बहुत, क्योंकि एक तो आप अकेले रह रहे हैं अमूमन, सिंगल रूम लिया है तो, और फिर बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं रात में, तो वो डर वाला फीलिंग। कई लोग तो मैंने ऐसे भी अनुभव 1-2 लोगों के मतलब शेयर किए कि उन्हें लगा कि कोई है वहाँ पर, कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ भी कह लीजिए, तो उस तरह का भी फीलिंग आती है कुछ लोगों को। तो आपका रात वाला अनुभव कैसा रहा? रात में ऐसा इजीली नींद आ जाती थी या कुछ लगता था कि? नहीं, रात का नींद तो अच्छी आ जाती थी आमतौर पर। और फिर 9वें 10वें दिन तक कैसा लगा? कुछ लगा ऐसा कि कुछ हुआ ये चमत्कार जिसकी वजह से मैं आया था? तो एक लेवल तो आपने बता दिया कि लगने लगा था कि आपने अपने विकारों पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी हद तक, पहले फिजिकली फिर इमोशनली मेंटली आपने कर लिया उसको कनकर जितना हो सकता था। कोई ऐसा चमत्कार लगा जिस डे पे, लास्ट डे पे आते आते 10वें दिन या 11वें दिन जब आपको निकलना था वहाँ से कि यस ये हुआ कुछ? एक तो चमत्कार ये बताऊंगा, पहला चमत्कार तो यही हुआ कि पहले 3 दिन तो मैं कह रहा था मैं भाग जाऊं, यहाँ मैं कहाँ मुसीबत मोड़ ले ली, ये मेरे बस का नहीं है। और कहाँ मैं तीसरे चौथे दिन मैं कहने लगा कि ये ख़त्म ही ना हो। क्या बात कर रहे हैं? ये चलता ही रहे। और जब सेशन ख़त्म होता है मैं कहा यार सेशन ख़त्म हो रहा है। ये चमत्कार मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहले 2-3 दिन के ऐसा भी कभी आ सकता है। शुरू के दिनों में मैं गिन रहा था कि आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, 10वां दिन कब आएगा। और कहाँ मैं चौथे 5वें कहने लगा यार वो ख़त्म होता है यार। अब तो वापसी की बारी। क्या बात? पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अजीब सा है, हालांकि मेरे को कहते हुए संकोच होता है, पता नहीं वो स्पिरिचुअल है भी नहीं या मेरे मन, फिजिकली तो हुआ लेकिन उसका कोई स्पिरिचुअलिटी से वो है कि नहीं है। नहीं आप मैंने 7वें 8वें दिन देखा कि मेरे यहाँ पे बीचों बीच इस एरिया में एकदम कोई चीज़ उठ गई है, और यहाँ इतनी बड़ी जिंदगी में ना तो पहले कभी हुई ना बाद में कभी हुई यहाँ पर। और कुछ सेंसेशन सी यहाँ पे हो गई, और जो कि 3-4 दिन बाद वो बाद में अपने आप अंदर हुई। पर है क्या, लेकिन वो है बहुत अजीब सी चीज़। तो आपने पूछा जो आपके वहाँ पर थे लोग जो गाइड करने, क्या बोलते हैं आप, धर्म, वो उनको धम सेवक। तो आपने उनसे किसी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है? बताया? ये मेरी गलती रही कि मैंने नहीं पूछा जी। लेकिन आपको खुद को तो महसूस हुआ ना कि कुछ ऐसा लग गया कि जैसे क्या है। फिर वो सारा दिन वहीं पे ध्यान रहता है कि ये कई लोग जो कि चक्र में मानते हैं कि जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसमें एक आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, तो पता नहीं हो सकता है। देखिए कुछ और लोगों के अनुभव मैं जान रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब पॉडकास्ट से पहले, तो कुछ लोगों ने बताया कि जैसे उनको लगा कि उनके शरीर में पैर से एक ऐसे एनर्जी जैसे महसूस हुई कि कुछ निकला और पूरी बॉडी में घूम के चला गया। तो उस तरह का कुछ, मतलब जो आप बता रहे हैं मोरलेस उससे मिलता जुलता अनुभव बताया लोगों ने। उसके बाद जब 10वां दिन हो गया पूरा और 11वें दिन की बारी आई, तो 11वें दिन सबसे पहले क्या हुआ? आप कैसे मिले? पहला वाक्य क्या था या किससे बात की सबसे पहले? इसमें ऐसे होता है कि 10वें दिन सुबह वो मौन खुलवा देते हैं। अच्छा, ओके। फिर उस दिन वो
तब जो मेरे साथी, एक और साथी जो आए थे, उनसे मैंने फिर बात की या कुछ उससे मन कर रहा था उनसे- बात करने का? मन करता तो है ही है, ये तो है ही है। नहीं, मुझे लगा 9 दिन अच्छा। के बाद आदत बन गई कि अब तो नहीं करने किसी से बात, ठीक है। तो उस दिन बात की, फिर और भी लोगों से, फिर बाकी जिनको हम देखते थे, जान लगता था अच्छा ये व्यक्ति अच्छा है, इनसे दोस्ती होनी चाहिए, तो उनसे बातचीत वगैरह की। तो उन्होंने 10वें दिन फिर वो मोबाइल भी दे देते हैं, फिर वो आपको पाव भाजी और बढ़िया चीज़ खिलाते हैं दोपहर में, और हम लोग तरसे होते हैं कि ऐसा बढ़िया खाना, और फिर वो पाव भाजी वगैरह भी मिलती है और बढ़िया खाना मिलता है, और वो, लेकिन वो उस दिन वो उत्सव का माहौल होता है, और किस कामयाबी से हमने वो दिन पार कर लिए, सबसे मुश्किल, और मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। 10वां दिन एक उदासी भी होती है कि अब ये ख़त्म हो गया, अब हम फिर उसी दुनिया में लौट जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने वहाँ कोर्स किया तो मुझे लगा कि मैं अब यही मेरा रास्ता है, मेरे को यही रास्ता चाहिए था, एक तो प्योर, जिसमें पैसे का खेल नहीं है, कोई धंधा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को बेचा नहीं जाता, और ये जो तरीका इन्होंने बताया है, ये तो इसमें कोई कर्मकांड भी नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, धूप बत्ती नहीं है। मैं जो करते हैं उसको मैं गलत नहीं कहता, हर की अपनी अपनी भावना है, मुझे वो उसमें मज़ा नहीं आता है, मेरी उसमें श्रद्धा नहीं है। जो करते हैं वो ठीक करते हैं, उनके अपने हिसाब से ठीक है। तो मुझे लगा ये मेरा मार्ग है, और मैंने वहाँ से लौटने के 1-2 महीने तक उन्होंने बताया कि आपको घर जाकर सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा देना है, और मैंने 1-2 महीने तक पूरी निष्ठा के साथ किया, और मुझे बहुत मज़ा भी आया। लेकिन मैंने, जब मैं ऑफिस, उन दिनों मैं ऑटो से जाता था, तो मैंने देखा कि मेरी रात में ऑटो में बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त तंद्रा आती है, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है, और मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, नींद मेरी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आपको अपने घर के काम भी करने हैं, बिल्कुल, ऑफिस के भी काम करने हैं, और 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं, मुश्किल है। फिर वो मुझे लगा कि ये मेरी सेहत पे के साथ अन्याय है, तो मैंने इसको बंद किया। लेकिन मैं वैसे बंद करना नहीं चाहता था, लेकिन ये बताता है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है मैंने कुछ गलत समझा हो, या गलत ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो वो कहते हैं कि 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम दीजिए, मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशेवर लोग हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, घर की भी जिम्मेदारियां responsibilities हैं, बाकी भी हैं। लेकिन अनुभव लेने लायक है। आप अपने मन के बारे में जानते हैं, अपने शरीर के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको मेन भी, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कनेक्ट करने, खुद से खुद को कनेक्ट करने के लिए, कि ये एक प्रोसेस या प्रक्रिया है। देखिए, अंततः तो आदमी समाज में ही रहता है और सब कुछ रहता है, लेकिन शुरुआत में 10 दिन में आपको इंटेंसिव और एक कंट्रोल्ड वे में मतलब कि ये नहीं कि जब इच्छा की आप मोबाइल देखने लग गए, ये नहीं कि जितना मर्जी आपने बक कर लिया, ये नहीं कि जितना मर्जी खा लिया। आप एक आश्रम, जैसे एक पुराने ज़माने का आश्रम होता है, उस अनुशासन में रह के, वहाँ पे आप, एक तो अनुशासन का इसलिए भी जोश आता है कि सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं यार। ये जो होता है ना सामूहिक ऊर्जा, अकेले में मैं कभी भी करना चाहूँ वैसा तो उतना लंबा मेडिटेशन नहीं कर पाता। मन 5 मिनट बाद ही कहता है कि बस बहुत हो गया। एग्री। मैं खुद सोचती हूँ, कई लोग कहते हैं कि 15 मिनट तो खैर मिनिमम होना ही चाहिए, 10 से 15 मिनट, अदरवाइज 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। कुछ लोग कहते भी करते हैं, मुझे लगता है कैसे यार, यहाँ तो 5 मिनट के बाद अंदाजा होने लगता है। अगर आपने ऑडियो भी लगाया 10 मिनट का, तो आपको लगता है कि आधे होते लगता है अच्छा आँख खोल के देख लीजिए कितना टाइम हुआ है। कितनी बार सच में होता है। और ये भी होता है क्या ठीक से मैंने अलार्म लगाया कि लगाया कि 10 मिनट का ऑडियो कि 15 मिनट का लग गया। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहाँ पे कंट्रोल वे में है, अनुशासन है, वो आप ज़िंदगी में एक बार तो करना चाहिए। अगर लगातार आगे प्रैक्टिस कर सकें, वो कर सकें, तो बहुत आपको अच्छी दोबारा बात है। जाने का मन है अभी या मन नहीं? है। ओके। एक्चुअली विपश्यना ना आम लोगों के लिए चर्चा में तब आया जो लोग बहुत स्पिरिचुअल नहीं है या बहुत ज़्यादा डीप उनको जानकारी नहीं है। जब केजरीवाल जी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब वो गए, फिर बीच बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई, हालांकि कभी उस पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि शायद राहुल गांधी भी जो है कहते हैं कि वो थाईलैंड में उन्होंने कोर्स किया है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद से लोगों के मन में आया कि भाई क्या चीज़ है विपश्यना, तो जो इतना है। तो अगर हम एक आम आदमी को समझाना चाहें तो आप कैसे बताएंगे कि विपश्यना एक्चुअली है क्या? धर्म तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इसका कहीं
ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, इट्स मोर ऑफ इट्स स्पिरिचुअल, या पूरा 100% स्पिरिचुअल? विपश्यना दरअसल है तो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है। विपश्यना एक तरह से ध्यान पद्धति है, और बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने इसको दिया, ऐसा माना जाता है, और वही विपश्यना हम लोग करते हैं। लेकिन जो इसका प्रैक्टिस पार्ट है उसमें कुछ एक वो कई बार वो थोड़े से उसमें पाली शब्द में कुछ श्लोक से होते हैं शुरू में, वो पूजा नहीं है, वो एक जैसे होता है ना, किसी आपने प्रवेश करना है तो उसमें उस तरह के दोहे हैं या कुछ ऐसा है। लेकिन इसमें धर्म आप समझिए ना के बराबर है, थोड़ा सा है बुद्धिज्म, लेकिन कोई भी किसी भी धर्म का कर सकता है, और एक तरह से इसको सेकुलर भी कह सकते हैं आप, इसमें कोई धर्म वैसा नहीं है। विपश्यना ध्यान पद्धति है। विपश्यना का मतलब ये है कि विपश्यना पश्य मतलब ये संस्कृत का भी सब हो सकता है और पाली का भी, देखना। वी मतलब विशेष रूप से, अलग तरह से, मतलब कि आप गहराई से देखना। गहराई से देखना जैसे अपने मन को देख रहे हैं आप, अपने शरीर में अलग अलग जो भी पार्ट्स को देख रहे हैं, संवेदनाओं को देख रहे हैं, उसको गहरे में जाके फील कर रहे हैं। तो शरीर और मन के पार जाने की विधि है एक तरह से। तो ये तो आपका अपना अनुभव रहा, तो आपका कोई और ऐसा अनुभव हो, कोई चर्चित चेहरा जिसने कोई अपना अनुभव आपके साथ कभी शेयर किया, या चर्चित नहीं भी है, जो लोग आपको वहाँ पे मिले या बाद में कभी बात हुई, तो किसी और ने अपना कोई खास अनुभव शेयर किया आपके साथ विपश्यना को लेकर? नहीं, बस एक मैंने कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने कई तरह के क्वेश्चन किए थे। तो एक सवाल ये भी पूछा था कि अगर आपकी अपनी मर्जी हो और आपके पास फ्री टाइम हो, तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है करना? अच्छा। तो उनका कहना था मैं विपश्यना ध्यान करना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन होता है, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाता। तो मैंने उनसे कहा था कि फिर मुझे भी करवा दीजिए। तो उनका कहना था कि ठीक है, अगली बार हम जाएंगे तो आपको साथ ले जाएंगे। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि आप दोनों लोग साथ जाएं, साथ साथ कुछ और लोग जो इंस्पायर हो पाए हमारे इस पॉडकास्ट को सुनकर, देख करके वो भी जाना चाहें, तो सब मिलकर जाएं। और अगर कभी मेरी भी ऐसी कोई इच्छा जागृत हो जाए कि हाँ मुझे भी करना, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग के साथ जाना, या जब भी आप जाएंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी किन लोगों को विपश्यना नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकते? दोनों बातें। पहली बात तो जो जिनको डायबिटीज़ हो, क्योंकि डायबिटीज़ में कई बार शुगर लो हो जाती है, और खाने का, क्योंकि वहाँ पे खाने का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको कम डाइट दी जाती है, और बहुत 5 बजे के बाद कुछ नहीं दिया जाता, तो फिर उनको मुश्किल हो सकती है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। वो तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप नहीं रह सकते, और वैसे तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें और कर सकते हैं। जो सोचेंगे कि हम कर लेंगे वो कर ही लेंगे, और जो सोचेंगे, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं नहीं रह पाऊँगा, जब मेरा एग्जाम्पल आपके सामने आता तो आप भी कर सकते हैं। तीसरा, चुप रहना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप 10 दिन बोलेंगे नहीं। ये वाकई ये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। अगर आपको लगता है कि आप 10 दिन चुप नहीं रह सकते तो मत कीजिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कोशिश करेंगे तो आप कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा मिला आपको जो छोड़ गया हो बीच में, जिसे कहते हैं ना कि मन करता है कि भाग जाओ, तो एक्चुअल में कोई भाग गया छोड़ के? हाँ, ऐसे एक सज्जन है, मैं जानता हूँ, हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने किया था। और 4-5 दिन बाद ही वो फिर आ गए बाहर निकला है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल, पर्सनल अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता है। और चलिए, फिर भी हम चाहेंगे कि अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ही इंसाइटफुल थी, मतलब मुझे भी बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता थी इसके बारे में, और वो जानने को मिली और समझ में आया कि कैसे आप इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से खुद को जोड़ सकते हैं, और जो आपके शरीर में, मन में जो विकार हैं उनसे पार पा सकते हैं। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा मुश्किल तो है, इतना आसान नहीं है कि आप सारी सुविधाओं के साथ, सारे कंफर्ट जोन में रहते हुए कर पाएँ। तो एक तरह का चैलेंज है, और लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो आप कर सकते हैं।
फिर भी मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हम अगर एक आप अपना पूरा जो लबोलू आप कह लीजिए, आउटकम कह लीजिए, एक मैसेज कह लीजिए इस पूरी जर्नी का जो आपका रहा विपश्यना की, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बस यही है कि अगर हम एक डिस्टेंस कायम कर सकें, एक हम अगर जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पाऊँ कि मैं क्या प्राइड से बोल रहा हूँ कि मुझे देखिए कितनी अच्छी नॉलेज है और मैं बोल रहा हूँ। अगर हम काम करते हुए कुछ भी बोलते हुए कर सकें, ये हर वक्त नहीं रहता, मैं तो बहुत ही कम ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ अपने आप को, लेकिन अगर हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करने की एक क्षमता डेवलप कर लें किसी भी ज़रिए, विपश्यना के ज़रिए या अपने और किसी तरीके से मेडिटेशन करके, या वैसे भी कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो कहाँ से एक्ट कर रहा हूँ। अगर ये प्राइड है तो देखते ही आप प्राइड से थोड़ा मुक्त हो सकते हैं, आप में एक ह्यूमिलिटी आ सकती है। तो एक डिस्टेंस अगर अपने शरीर और मन के साथ अगर हम कर लें तो आत्मा परमात्मा को छोड़ दें, स्वर्ग नरक को छोड़ दें, मोक्ष को छोड़ दें, ज़िंदगी आसान हो सकती है। तब आप एक, जिसको लोग कहते हैं ना कि हम दुनिया को माया की तरह देखते हैं, नाटक है, मैं वो स्थिति नहीं पाया हुआ, लेकिन उसकी समझ आ गई है कि ये संभव है। तो ज़िंदगी में वो जो सफरिंग है, दुख है, वो कम हो सकता है। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ जैसे कि मैंने पहले बताया कि नई चीज़ें जानने समझने को मिली, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप दोबारा एक बार फिर से इस अनुभव को करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रियंका जी, थैंक यू।